अरे कविता, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हमारे वो और देवर जी अभी तक खेतों से लौट कर नहीं आए। हमें बहुत घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी बिट्टू, माली और लोगों को लेकर खेतों पर जाता हूँ और उन दोनों को ढूंढ कर लाता हूँ। तुम एक काम करो, तब तक मेरे घर में ही बैठो। है? ये दोनों कहाँ गए होंगे? रामपाल! रामपाल भाई कहाँ हो? रामपाल भाई! श्यामपाल जी! श्यामपाल भाई कहाँ हो? रामपाल! रामपाल भाई कहाँ हो? श्यामपाल! रामपाल! कहाँ हो श्यामपाल भाई? रामपाल! रामपाल भाई कहाँ हो? रामपाल भाई! अरे भाई रामपाल गाँव! श्यामपाल भाई! ये क्या है? रामपाल जी! और ये तो रामपाल है। इसकी तो साथ में नहीं चल रही। ए, निरंजन, पुलिस को फोन लगा। और सुन, मेरे घर से इसकी पत्नी कविता को बुला के ला, उसको वहां कुछ बताना। जा जल्दी से चल। पता नहीं। रामपाल जैसे रसूखदार इंसान की हत्या ने गांव के लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया था। आखिर रामपाल की हत्या किसने और क्यों की थी? रामपाल का भाई श्यामपाल कहाँ था? क्या रामपाल की हत्या उसी ने की थी या करवाई थी? पुलिस के लिए उलझनों की तो बस अभी शुरुआत ही। आइए साहब। पीछे हटिए आप। आसपास सर्च करो। इसी रस्सी से इसका गला घोंट के मारा गया, पर बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नजर नहीं आए। मुझे लगता है रामपाल के साथ कोई और भी था यहाँ। सर, रामपाल का छोटा भाई श्यामपाल भी गायब है। रामपाल की लाश तो हमें यहाँ मिल गई, और श्यामपाल को हम ज्यादा अंधेरे में ढूंढ नहीं पाए। सर, जल्दी यहाँ आइए। साहब, ये तो श्यामपाल है। सिरी जिंदा है। यादव, इसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल में जाओ, हो सकता है बच जाए। सर, ले जाओ। आओ। नीचे हाथ लगाओ। ले जाओ सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों भाइयों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो, जिसके बाद रामपाल को उसी के भाई श्यामपाल ने मार दिया हो। श्यामपाल जानबूझकर ज्यादा शराब पीने के बाद बेहोश हो गया, जिससे उस पर शक न हो सकता है। विकास, उस रस्सी और बॉटल्स को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। ये पता लगाओ कि उन पर इन दोनों भाइयों के फिंगरप्रिंट्स हैं या फिर ये सब किसी और का किया धरा है। ओके सर। हमको अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? हाँ? अंदर नहीं। ठीक, रुकना, जाना नहीं, हम आ रहे हैं, जाना नहीं हम।
हाँ अब मारो उस पैर से। हाँ, अब आ दो, आओ। अब गृह प्रवेश करो। मैं सामान लेके आता हूँ। बिट्टू तुम्हें देखेगा ना तो बहुत खुश होगा। अरे तुम्हारी चप्पल भी। कविता जी, हम समझते हैं कि आप इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन आपके पति के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कल रात को हुआ क्या था। कल रात को जब बहुत देर तक मेरे पति और मेरे देवर खेत से घर लौट कर नहीं आए तो मैं सरपंच जी के यहाँ मदद मांगने गई थी। सरपंच जी! अरे कविता, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? और रात भर ढूंढने के बाद वो यहाँ। तो रामपाल और श्यामपाल के बीच सब कुछ ठीक था? दोनों के बीच में कोई तकलीफ नहीं थी। श्यामपाल तो अपने बड़े भैया की बहुत इज्जत करते थे और जिस तरफ आपका इशारा है वो तो होना संभव है। सरपंच साहब जी, आपको किसी पे कुछ शक? नहीं सर, रामपाल और श्यामपाल के साथ इस गांव का तो कोई व्यक्ति कुछ करने वाला नहीं था। रामपाल जी के लोग बहुत इज्जत करते थे, बहुत रसूखदार शख्स था वो इस गांव का। रसूखदार और अच्छे लोगों के कत्ल नहीं होते क्या? सर ये बंसी है, रामपाल के खेतों का रखवाला। रामपाल जी और श्यामपाल जी अपने खेतों से निकल गए थे, फिर यहाँ रास्ते में क्या हुआ नहीं पता। तो रामपाल और श्यामपाल के बीच कुछ कासुनी हुई थी? कभी नहीं साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, अगर रामपाल को श्यामपाल ने नहीं मारा तो जरूर हत्यारा कोई तीसरा ही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है विकास कि अगर हत्यारा कोई तीसरा है तो उसने सिर्फ रामपाल को क्यों मारा, श्यामपाल को जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्या उसकी दुश्मनी सिर्फ रामपाल से थी? लेकिन इन सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब श्यामपाल होश में आएगा। तब तक इन दोनों भाइयों के बारे में गाँव वालों से पता करते हैं। राइट सर। साहब कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है। मतलब? साहब ऊपर से तो पूरा परिवार काफी खुश और मिलजुल के रहने वाला लगता था, अंदर क्या चल रहा है किसे पता। साहब मुझे देवर भाभी का कोई चक्कर ही लगता है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? दोनों हम उम्र थे, जो रामपाल चाचा के साथ कौन शादी करता है? अच्छा, ये रामपाल और श्यामपाल का आपस में रिश्ता कैसा था? श्यामपाल की उम्र 40 साल की हो गई और उसकी भी शादी नहीं हुई। ना खुद का घर ना खुद का पैसा, उसने अपनी पूरी जिंदगी रामपाल के भरोसे रखी। और साहब कहता है कि जो आपको पालता है, पोसता है, खिलाता है, पिलाता है, उसकी अच्छी बातें बुरी बातें माननी पड़ती। और वैसे भी कौन से दोनों सगे थे? साहब भाइयों के बीच का तो पता नहीं, लेकिन साहब पिछले महीने की बात है। शंभू सिंह की लड़की सिमी का राजेंद्र नाम के लड़के के साथ चक्कर चला था, तो मामला पंचायत में गया। सरपंच जी, ये लड़का दूसरी जाति का है और दूसरी जाति के घर में मैं अपनी बेटी का ब्याह कभी नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा सरपंच जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे शंभू की सोच बिल्कुल सही नहीं लगती। उसकी बेटी सिमी अगर इस लड़के से प्यार करती है तो दोनों की शादी करवाने में कोई बुराई नहीं है। लड़का पढ़ा लिखा है, शादी के बाद भी लड़की का ख्याल रख सकता है। तो दोनों बालिग हैं, कानून में अपना फैसला खुद कर सकते हैं। काय का फैसला? हाँ, काय का फैसला? बदनामी तो हमारी होगी ना, तुम्हारा क्या जाता है? बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर इस लड़की की बदनामी हुई तो सिर्फ तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, पूरे गांव की बदनामी होगी। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, पूरे गांव के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, हम रामपाल जी के फैसले के साथ हैं। हम रामपाल जी के फैसले के साथ हैं। रामपाल जी के फैसले के साथ हैं। रामपाल, तुम्हें मेरे घर के निजी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। रही बात पंचायत की, तो मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, किसी की कोई जरूरत नहीं है। चल चल। उसके बाद शंभू सिंह ने सिमी को घर से निकलना बंद करा दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सिमी भाग के राजेंद्र के साथ शादी कर ली। ये शंभू सिंह रहता कहाँ है? हाँ साहब, उधर रहता है। हाँ सर, तो रामपाल को तो अपने काम से काम रखना आता ही नहीं था। वो हर वक्त गांव के हर एक मामले में अपनी टांग अड़ाते रहता था। इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? अरे नहीं साहब, अब ये सब क्या बोल रहे? मैंने किसी को नहीं मारा। तुम कहोगे और हम मान लेंगे। अरे नहीं साहब, अम्मा कसम, हमने नहीं मारा। हम कल रात को तो घर पे ही थे। अब चाहे तो हमारी पत्नी से पूछ लीजिए। वो क्या है ना साहब, हमारी बेटी की तबीयत कल से खराब है, हम दोनों जन उसी की देखभाल में लगे थे।
वो क्या है ना, यहाँ ज्यादा बिजली बंद होती नहीं है, पर आज पता नहीं क्यों। तुम ये लो ना, ऐसा करो ना, शायद बिट्टू आ गया। बिट्टू अब बिट्टू, वो तुम्हारी मम्मी है, जाओ गले मिलो। वो बहुत छोटा था ना जब तुम चली गई थी, शायद पहचान नहीं रहा। जाओ बेटा, मम्मी। हाँ जाओ 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 जाओ, जाओ। सुनिए ना, वो हमको ना एक मोबाइल फोन चाहिए अभी। बस इतनी सी बात, हम अभी जाके ले आते हैं। तुम एक काम करो, तब तक तुम बिट्टू के साथ खेलो, हम मोबाइल लेके आते हैं। मोबाइल लेके, कपड़े तो बदले नहीं, अभी लेके आते हैं। हाँ सर, मैंने शंभू के कॉल रिकॉर्ड और फोन लोकेशन डिटेल चेक किए और उसके पड़ोसियों से भी बात की। दोनों से कंफर्म है कि वो मर्डर वाली रात अपने घर पे ही था। विकास, आजकल टीवी और फिल्में देखकर बच्चों को भी पता है कि मोबाइल से लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। रामपाल का दिया घाव सिन्नी की शादी के बाद शंभू के लिए नासूर बन गया था। हो सकता है उस रात अपने इसी घाव के इलाज के लिए वो घर से निकला हो। सर, श्यामपाल और कविता ये दोनों कई सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। हो सकता है इस मर्डर के पीछे इन देवर भाभी के ही प्रेम प्रसंग वाला कोई एंगल हो, क्योंकि श्यामपाल और कविता की उम्र लगभग एक ही है, वहीं रामपाल कविता से उम्र में काफी बड़ा है। हेलो हेलो मेरी रानी। बुड्ढू, और कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर एक दिन भी ना 100 दिन के बराबर है। ये आदमी इतना चिपकू है कि 1 मिनट भी पीछा नहीं छोड़ता। अरे ये तो तुम्हारा ही आइडिया था ना। बुड्ढू, हम इस आदमी को और नहीं झेल सकते। बस जिस झंझट और झमेले से हम भागे थे ना, हमें वही वापस आना पड़ा। मेरी जान, तुम चिंता मत करो, जैसे ये खेल खत्म हो जाएगा ना, हम दोनों फिर एक साथ हैं। ठीक है, तुम बम बनाने का सारा सामान भिजवाओ, एक धमाका करना है। सुनो, लगता है राजेश जग गया, हम बाद में फोन करते हैं, ठीक है? एक तरफ एक संदिग्ध महिला रानी अपने परिवार से कई सालों बाद मिली थी। इतने सालों वो कहाँ रही थी, क्या चल रहा है उसके मन में? दूसरी तरफ रामपाल की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही थी। पुलिस के हाथ आती हर लीड एक डेड एंड पर जाकर रुक रही थी, लेकिन पुलिस ने अपने तजुर्बे से एक के बाद एक कड़ियां टटोलनी शुरू कर दी। जैन सर, मैंने कविता और श्यामपाल दोनों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल चेक किए, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं जिसके बिना पर उन पर शक किया जा सके। और सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वारदात पे मिली दोनों शराब की बोतल्स में स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले। फॉरेंसिक टीम का कहना है कि रामपाल और श्यामपाल दोनों को बेहोश करने के लिए कम से कम 8 से 10 गोलियों का इस्तेमाल किया गया है। तो रामपाल और श्यामपाल दोनों की बॉडीज में उन पिल्स के ट्रेसेस मिले? यस सर, दोनों बोतल्स में पिल्स मिक्स की गई थी, जिसके बाद वो शराब पीते ही दोनों बेहोश हो गए। सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मैंने अपने कुछ कांस्टेबल्स को क्राइम सीन पर दोबारा विजिट करने के लिए भेजा, जहाँ से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक शराब की बोतल और मिली है। ये देखिए सर, इस बोतल को इतने अच्छे तरीके से साफ किया गया है कि इसके फिंगरप्रिंट्स भी मिट गए हैं, और ये उसी ब्रांड की बोतल है जो बोतल्स हमें क्राइम सीन पर पहले मिली थी। और हाँ सर, एक बात और, ये ब्रांड लोकली अवेलेबल नहीं है। ये ब्रांड अगर लोकली अवेलेबल नहीं है तो ये बात तो साफ है कि उस रात कोई तीसरा आदमी ये शराब लेकर बाहर से आया था या फिर बुलाया गया था। स्ट्रेंज, एक छोटे से गांव में मर्डर की इतनी बड़ी तैयारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामपाल के मर्डर में श्यामपाल का कोई हाथ है और उसने इस काम में किसी तीसरे शख्स की मदद ली है? और प्लान के मुताबिक उस रात श्यामपाल वो शराब पी के बेहोश हो गया जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। चलो, एक बात तो साफ हो गई कि उस रात रामपाल और श्यामपाल के अलावा वहां कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। अब हमें पता ये लगाना है कि यह हत्या श्यामपाल के इशारे पर हुई थी या फिर उस तीसरे आदमी का रामपाल के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, श्यामपाल को होश आ गया, उसे घर ले गया अभी।
देखो हमारी बात सुनो। देखो जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम सब कुछ भुलाकर हम तुम्हारे पास वापस आने को तैयार है। बार बार फोन करना बंद करो। देखो मैंने अपना फैसला तुम्हें सुना दिया है। अब जरा सी भी शर्म है ना तो चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरो। और हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुम जैसी गिरी हुई औरत के लिए मैं फिर से अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता। रखो फोन और आज के बाद कभी फोन करने की कोशिश मत करना। साला अपनी बीवी के लिए हमको धोखा देगा, हाँ? हमको छोड़ के चला जाएगा। बस बहुत हो गया। साला हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं। अब तो ना हम बस उड़ाएंगे। अब उड़ाएंगे। श्यामपाल, आइए। शाम को इंस्पेक्टर साहब मिलने आए। बताइए क्या हुआ था उस रात? राज साहब, हमेशा की तरह खेतों पे बहुत काम था। हम कोई आधा घंटा देरी से निकले थे, घर की तरफ बढ़ ही रहे थे साहब कि अचानक एक सुनसान जगह पे भाई साहब को किसी से बातें करते हुए देखा। अरे श्यामू, अरे श्यामू आ, जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ बैठ। श्यामू, ये प्रताप भाई है। इनका गौसगंज में बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन हमारे प्रताप भाई अब गौसगंज में रहने वाले नहीं हैं। ये अब लखनऊ में जाके रहने वाले हैं। तो इन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश है जो इनके बने बनाए बिजनेस को बिल्कुल बढ़िया से संभाल ले। उसके बदले ये मुनाफे का 70% देने को तैयार है। समझ गया ना? क्या सोचता है? अरे हमें तो लगता है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सौदा होने वाला है। अब भाई साहब, अरे इतना मत सोचिए, बहुत फायदे का सौदा है। अरे ले ले श्याम। अब भैया की बात टाल नहीं सकते थे साहब। उन्होंने कहा तो बोतल हमने हाथ में ले ली। 3-4 घूंट पिए थे साहब कि सर चकराने लगा। हमें पेशाब जाने की जरूरत महसूस हुई तो हम झाड़ियों की तरफ गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ऐसा लगा जैसे सब कुछ घूम गया। दुनिया पलट सी गई थी। उसके बाद खुद को हॉस्पिटल में पाया। उस दिन पहली और आखिरी बार अगर भैया को ना बोला होता तो भैया आपने उस आदमी का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसने गमछा लपेटा हुआ है। तो श्यामपाल, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपने बड़े भाई की गुलामी करते करते थक गए थे, आजादी चाहते थे। वैसे भी तुम दोनों भाइयों का रिश्ता सौतेला ही था। आप अब में शक कर रहे हैं साहब? हम शक क्यों ना करें? उस कातिल ने सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई को मारा, तुम्हें सिर्फ बेहोश करके छोड़ दिया। और हैरानी की बात है कि तुमने उस आदमी के साथ बैठ के शराब पी, लेकिन उसका चेहरा तुमने नहीं देखा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम्हारी नजर अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टी और उसकी बीवी पर थी? क्यों? यही प्लान था ना तुम दोनों का? प्लान? कौन सा प्लान? हम रामपाल जी से बहुत प्यार करते थे और मरते दम तक करते रहेंगे। रामपाल जी के साथ अगर किसी ने हमारा नाम भी सुन लिया तो गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा।
हम रामपाल जी को कभी धोखा नहीं दे सकते थे। उन्होंने हमारा हाथ उस वक्त थामा था तो पूरी दुनिया हमारे हाथ से छूट चुकी थी। एक बेबस विधवा की मांग में सिंदूर भरा था, मुझे दोबारा सुहागन बनाया था। हमारे भैया हमारे पिता के समान थे साहब। पहली भाभी की मौत के बाद उन्होंने खुद को काम में डुबो सा लिया था। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना साहब, ये सब हमारे भैया ने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया। चलो उनका तो समझ में आता है, लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? कविता के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हमारे और हमारे भाभी के बीच में कभी कुछ नहीं था और नहीं हो सकता है साहब। भाभी ही क्या, किसी भी लड़की के साथ हमारा कभी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि हम किसी औरत के लायक नहीं है साहब। फिर नई कहानी? सर, ये रामपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उसकी बॉडी में शराब के साथ साथ नोलन सिम नाम की स्लीपिंग पिल्स भी काफी मात्रा में मिली हुई थी, जिसकी वजह से रामपाल अनकॉन्शियस हो गया और फिर हत्यारे ने रस्सी की मदद से उसका गला घोंटकर उसको मार डाला। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 8 जुलाई की रात 12 से 2 बजे के बीच हुई थी। सर, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सर, आज से 6 महीने पहले मैं मुरादाबाद में पोस्टेड था, जहाँ पर डॉक्टर अवस्थी का मर्डर केस आया था। डॉक्टर अवस्थी को किडनैप करके उनका मर्डर कर दिया गया था। सब वो मर्डर और ये मर्डर एक तरीके से किए गए हैं। सेम ब्रांड की दारू यूज की गई है, सेम स्लीपिंग पिल्स यूज की गए हैं, और तो और गले पे जो रस्सी है उसका नॉट का तरीका भी सेम तरीके से बांधा गया है। सर, इतनी सारी बातें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना। सर, उस केस में हमने संदीप सिंह को और उसके गैंग को अरेस्ट किया था। गुड ऑब्जर्वेशन यादव। एक काम करो, मुरादाबाद पुलिस डॉक्टर अवस्थी के मर्डर केस की फाइल यहाँ मंगवा लो, देखते हैं हमारे यहाँ क्या लगता है। सर, पुलिस कांस्टेबल यादव की सतर्कता ने इस केस को एक नई दिशा दी थी। क्या उसका शक सही था या फिर रामपाल की मौत के पीछे कुछ और ही राज दफन थे? दूसरी तरफ रानी किस धमाके की साजिश में लगी थी? ये दिवाली नहीं है जो पटाखे फोड़ने, बड़ा धमाका कर रहा है, बहुत बड़ा धमाका। इसलिए अब तुम हमको ये बताओ कि सामान क्या क्या चाहिए। क्या सिर्फ आधा किलो बस होगा? हाँ, और अच्छा सुनो, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। काफी देर से खटखटा रहा था, क्या कर रही थी? तुमसे मतलब? नहा रहे थे हम। कोई तकलीफ? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, अब तो तुम घर आ गई हो, मेरा मतलब अपने घर आ गई हो। तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। हाँ, और हाँ, वो काफी अच्छी लग रही हो। विकास, कुछ मिला? सर, ये मुरादाबाद के डॉक्टर अवस्थी मर्डर केस की फाइल। इस केस को मैंने अच्छे से स्टडी किया सर। ये संदीप, जिसने डॉक्टर अवस्थी का मर्डर किया, सर ये शुरू में मुरादाबाद की पटाखों की फैक्ट्री में काम करता था और वहीं काम करते करते इसने फैक्ट्री में काम करने वालों के साथ अपना खुद का एक गैंग बनाया और फिर डॉक्टर अवस्थी को अगवा करके उनके घर वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जैसी फिरौती मिली उसने डॉक्टर अवस्थी को मार दिया। उसके बाद वो हिसार भाग गया, जहाँ से मुरादाबाद पुलिस ने उसे दर्द पहुंचा। सर, मामला अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन 2 महीने पहले से कोर्ट से बेल मिल गई। लेकिन रामपाल मर्डर केस में किसी तरह की फिरौती की डिमांड नहीं की गई। अगर संदीप ने रामपाल को मारा है तो संदीप को इस बात से क्या फायदा हुआ होगा? सर, हो सकता है ये फायदा संदीप को श्यामपाल से मिला हो। मतलब श्यामपाल ने संदीप को हायर किया हो। यू मीन टू से कॉन्ट्रैक्ट के लिए? पॉसिबल है सर। एक काम करते हैं, इस केस की फाइल को एक बार दोबारा गो थ्रू करते हैं। अक्सर संदीप सिंह जैसे छोटे मोटे गैंगस्टर अपना सिम तो चेंज करते हैं, लेकिन अपना फोन चेंज नहीं करते। एक काम करो, डॉक्टर अवस्थी मर्डर केस के जितने भी कल्प्रिट हैं उन सबके फोन्स का IMEI नंबर ट्रेस करो। ये पता लगाने की कोशिश करो कि हाल फिलहाल में ही उनमें से कोई भी फोन इस एरिया में एक्टिव हुआ है। ओके सर।
सब माल बराबर है? हाँ हाँ सब बराबर है। छाता पकड़ो। चल चल। सर, मुरादाबाद के डॉक्टर अवस्थी केस में जितने भी फोन नंबर्स और फोन यूज हुए थे, मैंने उन सबके IMEI नंबर ट्रेस किए। सर, उस मर्डर के बाद उनमें से दोबारा ना तो कोई नंबर यूज हुआ और ना ही कोई फोन। लेकिन सर, इस इन्वेस्टिगेशन में एक लीड हाथ लगी है। सर, ये संदीप सिंह डॉक्टर अवस्थी मर्डर केस में एक नंबर पे लगातार टच में था, और जिस फोन से ये नंबर यूज किया जा रहा था, जब मैंने उसका IMEI नंबर ट्रेस किया तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। मैं आपको बताता हूँ सर, डॉक्टर अवस्थी संदीप अपने फोन से लगातार एक रैंडम नंबर के टच में था। अभी संदीप का फोन तो बंद है, लेकिन मैंने चेक किया कि इस रैंडम नंबर के फोन पे लगातार टाइम टू टाइम सिम चेंज हो रहे थे। सर, इसने जितने भी सिम लिए वो सारे सिम फेक आईडीज देकर खरीदे गए। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि उन सारे फेक आईडीज पर एक ही फोटो यूज किया गया, और ये फोटो किसी लेडी का है, जिसकी फोटो और सर, रामपाल के मर्डर के वक्त भी ये फोन आदमपुर में एक्टिव था, जहां पे रामपाल का मर्डर हुआ। विकास, तुमने एक बात नोट की, मुरादाबाद मर्डर केस के बाद संदीप के फोन और इस फोन की लोकेशन कई बार सेम रही है। जो भी इस फोन का इस्तेमाल कर रहा है वही हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। विकास, इस औरत की फोटो दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार पुलिस में सर्कुलेट करवाओ और पता लगाओ कि इसकी असली पहचान क्या है। ओके सर। एक तरफ जहां रानी अब आदमपुर पुलिस की हिट लिस्ट में थी, वहीं दूसरी तरफ वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगी थी। एक सीधी सादी दिखने वाली महिला का एक गैंगस्टर संदीप सिंह से क्या संबंध था? क्या रामपाल की हत्या में उसी का हाथ था? अब वो क्या करने वाली थी? क्या पुलिस वक्त रहते उस तक पहुंच पाएगी? पहचानते हैं इसे? नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। और इसे? एक्सक्यूज मी सर। सर, इन दोनों में से हमने किसी को भी पहले नहीं देखा। सर, मदन सिंह का फोन था। ये औरत जहाँ किराए पे रहती थी उसका पता चल गया। कैसा सामान भेजा है तुमने? हाँ, बोला था गली उड़ा दूंगा, ये उड़ा दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं उड़ा। अरे हमने पूरा सामान थोड़ा ही भेजा था, हमने कहा था ना हम तुम्हारी मदद करेंगे, फिर कहाँ जरूरत थी होशियार बनने की? अच्छा ठीक है, जो भी करना है ना जल्दी करो। यही घर बताया था ना? हाँ सर, घर तो यही है। सर, ये आदमी यहाँ बगल में रहता है। यहाँ जो लोग रहते थे, आप उन्हें पहचानते हैं? हाँ, शंकर और रानी थे। ये रानी है? हाँ, ये रानी। ये शंकर है? नहीं नहीं, ये शंकर नहीं है। तो यहाँ जो आदमी रानी के साथ रहता था उसका स्केच बनवा सकते हैं? नहीं साहब, इतना बार तो वो लड़के को देखा भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। विकास, इसका मतलब है यहाँ संदीप अपना नाम बदल के नहीं ले रहा था, ये शंकर कोई और ही है। अब बाबू, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम बाजार में जाके मेरे लिए कुछ ताजा लेके आओ। ताजा चाट लेके आओ? हाँ चलेगा। और तुम्हारी वो तीखी वाली मिर्ची भी डलवाऊंगा। हाँ? क्या हाल है मेरी जान? कैसी गुजर रही हैं रातें अपने पुराने पति के साथ?
अच्छा, हमने आपको बोला था वो सामान लाने के लिए, बुलाया? ये रहा वो सामान। अब तुम्हें धमाका करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरा बदला जरूर पूरा होगा। सर, रामपुर के पुरानागंज थाने से फोन था। रानी की फोटो उनके थाने में एक बहुत पुरानी दर्ज हुई मिसिंग कंप्लेंट से मैच होती है और ये रिपोर्ट उसके पति ने दर्ज करवाई। पति ने? हाँ सर। क्या नाम है उसके पति का? राजेश। ठीक है। हाँ सर। जी कहिए। हमें आपकी पत्नी रानी के बारे में कुछ बात कर। रानी के बारे में क्या बात करनी है सर? रानी एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। सर, हमारी शादी 2009 में हुई थी। रानी का मायका सीतापुर में है। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इतनी खूबसूरत लड़की ने हमसे शादी के लिए हाँ बोला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। सर, हम तो पहले दिन से ही उसके दीवाने थे। सर, फिर 1 साल बाद हमारा बच्चा हुआ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन हमारा चचेरा भाई संदीप आया। जब से उसका आना जाना इस घर में शुरू हुआ सर, सब बदल गया। क्या नाम बताया तुमने? संदीप सिंह। तो ये कनेक्शन है रानी का संदीप से? सर, संदीप तो उसे शुरू से ही पसंद करता था। वो तो रानी पे डोरे भी डालता था। देखिए तो संदीप जी हमारे लिए कितना महंगा तोहफा लाए। बहुत ही सुंदर है, हमें बहुत अच्छा लगा। और भाभी जी, ये भी आपके लिए। हमारे लिए? शुक्रिया संदीप जी, हमको ना आपके सारे तोहफे बहुत ही अच्छे लगे। पर संदीप, जरूरत नहीं थी इतने महंगे गिफ्ट लेके आने की। जरूरत नहीं मतलब? आप तो हमारे लिए कुछ नहीं लाते हो। अगर ये हमारे लिए तोहफा लाए तो दिक्कत हो रही है आपको। आपसे तो बात करना मुश्किल है। अरे देखिए, हमको कोई तोहफा नहीं चाहिए। सर, हमारी इतनी आमदनी नहीं थी कि हम रानी को इतने महंगे महंगे तोहफे दे सके। और इस संदीप ने तो रानी पे जादू कर दिया। रानी भाग गई और उसके 2 दिन के बाद संदीप भी भाग गया। इसी के चलते हमने रानी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन लोकल पुलिस ने हमें बताया कि जब से तुमने रानी की एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके बाद से एक बार भी तुम रानी के बारे में पूछने नहीं गए। ऐसा क्यों? सर, रानी के भागने के कुछ दिन के बाद मुझे उसका फोन आया था। उसने कहा था कि हम उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। उसने तो ये भी कहा था कि उसने संदीप से शादी कर ली। सर, किसी को इस बात का पता ना चले और हमारे खानदान की बदनामी ना हो, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में नहीं गया सर। फिर उसके 1 साल के बाद संदीप हमसे मिलने के लिए आया। उसने हमें बताया कि रानी ने उसे भी छोड़ दिया है। संदीप ने बताया कि जब वो किशनगढ़ में था और रानी कोई जॉब कर रही थी, तो वो आदमपुर के किसी आदमी के साथ चली गई है। सर, संदीप कुछ दिनों के लिए यहीं रहा, फिर चला गया। उसके बाद संदीप ने रानी ने कभी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? कुछ दिन पहले संदीप ने हमें फोन किया। राजेश भाई, मुझे माफ कर दो। जिस आदमी के लिए रानी मुझे छोड़कर गई थी, उस आदमी ने रानी को छोड़ दिया और अब वो वापस लौट आई है मेरे पास। रानी किसके साथ भागी थी जानते हो? संदीप बता रहा था कि वो आदमपुर का कोई अमीर आदमी है, शायद शंकर। तो हाल फिलहाल में रानी या संदीप से कोई बात हुई है? सर, वो 1 हफ्ता पहले ही रानी वापस आई है। तो रानी अभी यहीं है? जी हाँ सर, पर वो सुबह से कहीं गई है। हाँ, मैं रानी के कमरे की तलाशी लूंगी। तेरे तो घंटा होता है बारूद। रानी बॉम्ब बना रही है। ये बॉम्ब बनाने का सामान किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। सर, संदीप मुरादाबाद में किसी पटाखा फैक्ट्री में काम करता था। जरूर उसी ने यह सारा सामान रानी को लाकर दिया होगा। इसका मतलब है रानी और संदीप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। राजेश, रानी की जिंदगी में आजकल क्या चल रहा था? किससे मिलती जुलती थी? कोई ऐसी खास बात? मिलने जुलने का मुझे पता नहीं, पर हाँ, मैंने उसे एक फोन ला के दिया था। बस वो उसी पे किसी से बात करती है बस। मुझे रानी का वो नंबर चाहिए। जी सर। बोलिए। सर, वो नंबर है 9820
इस नंबर की करंट लोकेशन निकलवाओ और पता करो वो किससे बात करती थी। इससे पहले रानी और संदीप अपने प्लान में कामयाब हों, हमें हर कीमत पर उन तक पहुंचना है। ओके सर। राजेश से मिली जानकारी ने इस केस को एक पक्की दिशा दे दी थी, लेकिन इन सब का रामपाल की हत्या से क्या लेना देना था? पुलिस ने रानी के नंबर को तुरंत ट्रेस करना शुरू किया। जिस मिशन को अंजाम देने के लिए रानी निकली थी, उसे रोकना एक बड़ा चैलेंज था और पुलिस ने उस चैलेंज को स्वीकार किया था। रानी, पास नहीं आना, बॉम्ब नीचे रख। पास नहीं आना, रानी बॉम्ब नीचे रख, बॉम्ब नीचे। हमारे पास नहीं आना, हम बता रहे हैं, हम बटन दबा देंगे। बॉम्ब नीचे रख। पास नहीं आना, हम बटन दबा देंगे। छोड़, हम बटन बॉम्ब उसका से। छोड़ हमको, शंकर को तो छोड़ेंगे नहीं, हमारा छोड़। मैं जानता था तुझ जैसी औरत कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगी। अब ये बता, तेरा साथी कहाँ है? संदीप, तेरा साथी कहाँ है? संदीप बोल। यही सोच रही हो ना कि हम तुम तक कैसे पहुंचे? दरअसल हमने श्यामपाल से शंकर के बारे में बात की थी। शंकर? शंकर तो हमारा भतीजा है साहब, हरदोई में रहता है। हरदोई में कहाँ? नदी किनारे वाली सड़क के पास। तुम्हारी कहानी है बड़ी दिलचस्प, इसलिए मैं ये कहानी शुरू से सुनना चाहूंगा। बोलो बोलो। आदमपुर में शंकर के पास हमको काम मिल गया था। संदीप हमको अक्सर वही मिलने आया करता था। तब हम समझ गए कि हमको संदीप में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा होने का दिखावा करता था। असल में उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो इसीलिए तुमने शंकर को चारा डालना शुरू किया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। हाँ, शंकर हमको अच्छा लगा और उसको रिझाने में हमको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। आपने पेपर्स को क्लिप नहीं किया, हम कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। बहुत प्रॉपर्टी आपके पास? बस वो खानदानी है। और जब अगली बार संदीप हमको मिलने आया, तब हम उसको शंकर के बारे में सब कुछ बता दिए। लेकिन फिर कुछ सालों बाद शंकर ने रानी को छोड़ दिया। शंकर के छोड़ने के बाद हम फिर से सड़क पर आ गए थे, इसलिए हम वापस संदीप के पास मुरादाबाद चले गए। जब रानी हमारे पास वापस लौट कर आई, तब तक वो पूरी तरह से अय्याशी में डूब चुकी थी। उसे दिन रात कुछ ना कुछ चाहिए था। हमारी इनकम तो शंकर के बराबर नहीं थी, इसलिए उसके सारे शौक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सच कहें तो हमें भी ऐसी कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी से नफरत थी, इसलिए हमने एक दिन डॉक्टर अवस्थी को अगवा किया ताकि मोटे पैसे छाप सकें। एक तो तूने डॉक्टर अवस्थी से फिरौती का पैसा लिया और फिर इनको मार भी दिया। क्यों? अगर उसे खुला छोड़ देते तो उसके जरिए पुलिस हम तक नहीं पहुंच जाती क्या? मुझे जाने दो प्लीज। मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपकी आजादी की खुशी में एक एक हो जाए।
कुछ करने के बाद भी पुलिस ने संदीप को पकड़ लिया और संदीप के बाहर निकलने से पहले हमने मुरादाबाद में एक मकान का इंतजाम कर लिया। वहीं छुपकर हम अंडरग्राउंड हो गए। हमें बस संदीप के बाहर निकलने का इंतजार था। तो रामपाल को क्यों मारा? अब ये मत बोलना कि नहीं मारा, क्योंकि जिस जगह रामपाल का मर्डर हुआ था तुम्हारा फोन उसी एरिया में एक्टिव था। हमने हमारा फोन संदीप को दिया था, पर रामपाल को संदीप ने मारा था। लेकिन तुम रामपाल के मर्डर में शामिल तो थी ना? खुल गई आंखें कि अभी भी कुछ बाकी है? और तुमने इस लड़की के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अरे तेरी बीवी आज भी तेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। तूने बदले में क्या दिया शंकर? सिर्फ धोखा। देख ले रानी के कारनामे। जुबान संभाल के बात कीजिए। ए लड़की, तू अपनी जबान संभाल। मैं तुझ जैसी लड़की के मुंह नहीं लगता। हमको भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना, समझ गए? चल निकलो। मेरी बात ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साला मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ना तुम अपने पति की हो सकी ना बच्चों की, तो मेरी क्या होगी। इससे पहले तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। शंकर ने अपने ताऊजी रामपाल की बातों में आकर रानी को छोड़ दिया। तभी से रानी घायल नागिन की तरह हो गई। के लिए उसने हमें छोड़ दिया, हमें ठोकर मार दी। आज तक किसी मर्द ने हमें ठोकर नहीं मारी है। उसकी इतनी औकात क्यों? अरे क्या कह रही हो? बात करो हमारी। अरे चुप करो, पागल हो क्या? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आराम से। और हमारी बात सुनो, तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। बाबू, तुम हमारा काम करोगे? हाँ? क्या? तुम रामपाल को मार दो। रानी हमारे साथ अपराध की दुनिया में कदम रख चुकी थी, इसलिए हमने उसका साथ दिया। और सिर्फ उस रात एक बात बताओ रानी, तुम्हारे कहने पर संदीप ने डॉक्टर अवस्थी को मारा, रामपाल को मारा। अगर तुम चाहती तो तुम्हारे कहने पर वो शंकर को भी मार सकता था। तो फिर बॉम्ब बनाकर इतना बड़ा रिस्क उठाकर तुम शंकर को इस तरह से क्यों मारना चाहती थी? हम शंकर से प्यार करते थे और उसके साथ खुश थे, लेकिन उस रामपाल के भड़काने के बाद शंकर हमको ठुकरा के चला गया। तो राजेश के पास वापस जाने का क्या ड्रामा था? रामपाल को मारने के बाद पुलिस और भी चौकन्नी हो गई थी और हमको छुपने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए हम राजेश के पास चले गए। हमने सोचा था कि रामपाल को मार के हम शंकर को भी मार देंगे और उसके बाद संदीप के साथ कहीं दूर भाग जाएंगे। इतना घमंड किस बात का है रानी? तुम हो क्या चीज? राजेश जैसे भले आदमी ने तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी करके तुम्हें सम्मान दिया, इज्जत दी। तुम चाहती तो राजेश के साथ अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम से बिता सकती थी, लेकिन अपने लालच की वजह से तुम पहले संदीप के साथ भागी और फिर तुमने शंकर को फंसाया। और जिस बॉम्ब से तुम शंकर के चीथड़े उड़ते हुए देखना चाहती थी, उसी बॉम्ब ने तुम्हारी जिंदगी के चीथड़े उड़ा दिए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के हाथ मलने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। झूठे रिश्तों के पीछे भागते भागते इंसान सच्चे रिश्तों की अनदेखी करने लगता है, और जब होश संभलता है तो सब कुछ लूट चुका होता है। इसलिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा एडजस्टमेंट बड़ी बड़ी खुशियों को बटोरने के लिए